नमस्कार दोस्तों, मैं देशबंधु चौधरी कलाम इंस्टीट्यूट अलवर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मददगार मैटर उपलब्ध करवा रहे हैं, जिनमें हमारे सभी योग्य एवं अनुभवी अध्यापक आपको रोज़ हर सब्जेक्ट का वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि जो वीडियो आपको उपलब्ध करवा रहे हैं वो आपके समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो जो सामग्री आपको दी जा रही है वो आपके लिए उपयोगी है या नहीं है। आपके सुझावों का सदा सम्मान किया जाएगा और उनके अनुसार कार्य किया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको राजस्थान के इतिहास के बारे में अध्ययन करा रहा था और राजस्थान के इतिहास में हमने राजस्थान के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोतों के बारे में आपको बता दिया था, जिसमें हमने दो महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख और सिक्कों के बारे में आपको समग्र अध्ययन करवा दिया था। और अभिलेख एवं सिक्कों में से कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें आ सकती हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। आज दोस्तों हम राजस्थान के इतिहास का जो अगला टॉपिक है, जो पाठ्यक्रम में मैंने आपको टॉपिक बताया था, पहला बताया था राजस्थान के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत, जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद दूसरा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं। तो आज हम राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताओं की बात करते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी प्रागैतिहासिक सभ्यताएं थी, कौन कौन सी ताम्रयुगीन सभ्यताएं थी, कौन कौन सी लोहयुगीन सभ्यताएं थी, कौन कौन सी कांस्ययुगीन सभ्यताएं थी। हमारा इतिहास है वो शुरू से लेकर और आज तक किस प्रकार चला था, कहाँ कहाँ कौन कौन से अवशेष मिले हैं, उस समय का मानव का धर्म क्या था, उसकी सामाजिक स्थिति क्या थी, वो कौन कौन से मृद भांड उपयोग में लेता था, इनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं। राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं। राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं। दोस्तों, राजस्थान की सभ्यताओं को समझने से पहले आपको दो तीन जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको समझना जरूरी है। जैसे इसमें आया है राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं। तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, पाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, इनके बारे में हमको पहले अध्ययन करना होगा। सभ्यताओं को समझने से पहले जब तक आपको इतिहास समझ में नहीं आएगा, इतिहास की शुरुआत जब आदि मानव था तब वो पत्थर के औजार बनाता था, गुफाओं में निवास करता था, उस समय का जीवन क्या था। फिर धीरे धीरे वो लोहे का उपयोग करने लग गया, कांसे का उपयोग करने लग गया, विभिन्न धातुओं का उपयोग करने लग गया था, फिर पशुपालन करने लग गया था, फिर कृषि का प्रारंभ हो गया था और फिर मानव धीरे धीरे वर्तमान स्वरूप में आता गया। तो शुरू से लेकर और आज तक मानव का जो ये प्रक्रम चला है, मानव के विकास की जो ये प्रक्रिया चली है, उनको हम इन्हीं सभ्यताओं में से समझेंगे। जो हमारी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर और आज तक जो मानव ने जिस तरह से उन्नति की है, जिस तरह से विकास किया है, तो इसको हम प्रागैतिहासिक काल से, जब से मानव सभ्यता शुरू हुई है तब से और आज तक इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं, तभी आपको ये सभ्यताएं समझ में आएंगी। तो हम बात करते हैं, इतिहास को हम बांटते हैं। तो सबसे पहले यदि हम इतिहास की बात करें तो तीन कालों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री। इसके बाद हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और आद्य ऐतिहासिक काल को कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। और इसके बाद है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल को हम कहेंगे हिस्ट्री। तो जो हमारा इतिहास शुरू हुआ है उसको हम शुरू से लेकर और यहाँ तक अध्ययन करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल कब से कब था, आद्य ऐतिहासिक काल कब से कब था, और ऐतिहासिक काल कब से कब है। तो हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल प्रारंभ से लेकर, तब से मानव सभ्यता शुरू हुई है, तब से मानव सभ्यता शुरू हुई है, तब से लेकर जो प्रागैतिहासिक काल था वो प्रारंभ से लेकर, और प्रारंभ में तब से मानव सभ्यता शुरू हुई थी और ये चला था 3000 ईसा पूर्व तक।
प्रारंभ से लेकर और 3000 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो काल है प्रागैतिहासिक काल। प्रारंभ का मतलब है आज से 2.5 लाख वर्ष पहले, 2,40,000 लगभग 2.5 लाख वर्ष पहले से लेकर और 3000 ईसा पूर्व तक जो काल था वो था प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल की हम बात करते हैं तो प्रागैतिहासिक काल जब अन्वेषण किया गया, जब कार्बन रेडियो पद्धति के द्वारा पुरावशेषों का जब अध्ययन किया गया था, तो इस समय का हमें कोई लिखित इतिहास नहीं मिलता है, कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। हम केवल अवशेषों के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं। तो यदि हम बात करें प्रागैतिहासिक काल की तो ये प्रारंभ से लेकर और 3000 ईसा पूर्व तक है। इस काल में हमें ना तो लिपि मिली, इस काल की हमें ना तो लिपि मिली है और ना ही उसे पढ़ा गया, ना ही उसे पढ़ा गया। तो इस काल की ना तो हमारे पास लिपि है और ना ही उसे हम पढ़ पाए। जब लिपि नहीं मिली तो पढ़ना किसको है? तो इसका मतलब यह है कि प्रागैतिहासिक काल का हमारे पास कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तो इसका मतलब है इस काल का कोई भी लिखित विवरण, इस काल का कोई भी लिखित विवरण, इस काल का कोई भी लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है हमारे पास। केवल अनुमान लगाया गया है अवशेषों के आधार पर। उनका जब अन्वेषण किया गया, जब अध्ययन किया गया, तो इस काल का हमारे पास कोई भी लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। यदि मैं प्रागैतिहासिक काल की बात करूं तो अनुमान लगाया गया है कि प्रागैतिहासिक काल का जो मानव था वो पत्थर के उपकरणों का उपयोग करता था। मतलब ये जो टाइम था वो प्रस्तर युगीन काल था। ये प्रस्तर युगीन काल था। जो मानव था वो पत्थर के औजार एवं हथियारों का प्रयोग करता था, पत्थर के औजार एवं हथियारों का प्रयोग, पत्थर के औजार एवं हथियारों का प्रयोग करता था मानव। और जो ये पत्थर के औजार थे, जो हथियार थे, ये नुकीले भी नहीं थे, ये भोंटे थे। और इस समय का जो मानव था वो इस समय धीरे धीरे जो मानव था वो गुफाओं में निवास करता था, कंदमूल फल खाता था और वो जंगलों में निवास करता था। वहीं जो जंगली जानवर थे उनका मांस खाता था, उसको पकाता भी नहीं था इस समय तक। तो इस समय मुख्य रूप से जो मानव था वो जंगलों में निवास करता था, आदि मानव था, गुफाओं में निवास करता था। और ये जो काल है वो मुख्य रूप से प्रस्तर युगीन काल था। मानव जो है वो पत्थर के औजार और हथियारों का प्रयोग करता था, उनको उसने नुकीला नहीं किया था, वो भोंटे ही थे। तो प्रागैतिहासिक काल मुख्य रूप से पाषाण युग के आसपास घूमता है। प्रागैतिहासिक काल को जब हम बांटते हैं तो ये पाषाण काल में जाएगा, क्योंकि इस समय का मानव था वो पाषाण काल से संबंधित था। और पाषाण काल है, ये पाषाण काल भी 3 भागों में बटा हुआ था, प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इस प्रकार जो मानव है वो अपनी उन्नति करता जा रहा है धीरे धीरे। तो प्रागैतिहासिक काल की यदि हम बात करें तो प्रागैतिहासिक काल प्रारंभ से लेकर, प्रारंभ का मतलब है लगभग 2.5 लाख वर्ष पहले, 2.5 लाख वर्ष ईसा पूर्व, प्रारंभ से लेकर और 3000 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो प्रागैतिहासिक काल है। इसकी ना तो लिपि मिली है, ना ही हम इसको पढ़ पाए हैं। इसका मतलब यह है कि इसका हमें कोई भी लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। इस समय मानव था वो आदि मानव के रूप में था और वो गुफाओं में निवास करता था, पत्थर के हथियार और औजारों का प्रयोग करता था। प्रागैतिहासिक काल के बाद जब मानव ने धीरे धीरे विकास किया था तो अगला काल आया आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्ट्री। यदि हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो यह चलेगा 3000 ईसा पूर्व से, 3000 ईसा पूर्व से और 600 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को हम BC भी कहते हैं। तो 3000 ईसा पूर्व से और 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। तो देखिए इस काल में मानव थोड़ी उन्नति करेगा। वो कैसे करेगा? इस काल में लिपि तो हमें मिलेगी लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए, आज तक उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है? लिपि तो मिली, इस काल की लिपि तो मिली लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया। लिपि तो मिली लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया। आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्ट्री, लिपि तो मिली थी लेकिन इस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए। और इसी काल में शामिल किया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता।
जब मैं आपको भारतीय इतिहास पढ़ाऊंगा और भारतीय इतिहास में जब हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो हम विस्तार से अध्ययन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का। और सिंधु घाटी सभ्यता को शामिल किया जाता है आद्य ऐतिहासिक काल में। यह सवाल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पिछले वर्ष पूछा गया था, जो एग्जाम हुआ था, कि सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किस काल से है। तो उसमें 4 काल दिए थे, आपको याद रखना होगा। आद्य ऐतिहासिक काल में आई थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक युग, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक युग को शामिल किया जाता है आद्य ऐतिहासिक काल में। और इस काल की हमें लिपि मिली है, लेकिन इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है। इसमें हम मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का और वैदिक युग का। सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे, यहाँ की सामाजिक स्थिति, धार्मिक, राजनीतिक, ये समाज मात्र सत्तात्मक था या पितृसत्तात्मक था, धार्मिक स्थिति क्या थी, कौन कौन से देवताओं को पूजते थे, ये यहाँ का कर्मकांड क्या था, कौन कौन सी फसलें बोई जाती थी, ये हम अध्ययन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में और वैदिक युग में। और सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक युग को शामिल किया जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल के बाद आता है ऐतिहासिक काल, जो अब चल रहा है। इस काल की हमें लिपि भी मिली है, इसको हमने पढ़ा भी है और इसका हम विवरण के आधार पर और प्रमाणों के आधार पर अध्ययन कर रहे हैं। विभिन्न, मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत में एक स्रोत यह भी था कि विदेशी यात्री और इतिहासकारों का वर्णन, वो इसी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। जो विदेशी यात्री आए थे और इतिहासकार आए थे, उन्होंने चीजों को लिखा, समझा और उसी के आधार पर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो ऐतिहासिक काल आएगा 600 ईसा पूर्व के बाद। आपको पता होगा 5वीं एवं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन धार्मिक आंदोलन हुए थे। उसके बाद ऐतिहासिक काल शुरू हो जाता है और इस काल का हमें लिखित विवरण मिलता है। तो 600 ईसा पूर्व के बाद आया था ऐतिहासिक काल। तो इस काल की विशेषता क्या है? इस काल में मानव ने पूरी तरह विकास कर लिया था और मानव वर्तमान समय में जो मानव की स्थिति है वो स्थिति हो गई थी ऐतिहासिक काल में। तो ऐतिहासिक काल में लिपि भी मिली, लिपि भी मिलेगी, लिपि भी मिली, इसे पढ़ा भी गया। दोनों काम होंगे, लिपि भी मिलेगी, इसे पढ़ा भी जाएगा और इस काल हम प्रमाण या साक्ष्य, इस काल का हम प्रमाण या साक्ष्य के रूप में, प्रमाण या साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐतिहासिक काल का हम प्रमाण या साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐतिहासिक काल बटेगा 3 भागों में। इसमें हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, नेशनल हिस्ट्री अब छोटे छोटे एग्जामों में भी जोड़ दी गई है, पटवारी और पुलिस में आएगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के बाद हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास के बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। तो इस प्रकार जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है, जो मानव है, उसने अपना विकास किया है। सबसे पहले आएगा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल प्रारंभ से लेकर और 3000 ईसा पूर्व तक रहेगा। इस काल में हमें ना तो लिपि मिली है, ना हम इसे पढ़ पाए हैं और इस टाइम जो मानव था वो मुख्य रूप से पाषाण युग में जी रहा था और पत्थरों का उपयोग करता था। उसके बाद हम आए आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल चला था 3000 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईसा पूर्व तक। यहाँ की हमें लिपि तो मिल गई थी, लेकिन इसको हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक युग का जब हम अध्ययन करेंगे विस्तार से प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत, तो ये आद्य ऐतिहासिक काल में ही सम्मिलित की जाएंगी। और इसके बाद ऐतिहासिक काल 5वीं एवं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद से ही शुरू हो गया था। इसकी हमें लिपि भी मिली है, इसे हम पढ़ भी पाए हैं और इसका हम साक्ष्य के रूप में लिखित विवरण इसका उपलब्ध है और साक्ष्य के रूप में इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें 3 चीज आती हैं, प्राचीन भारत का इतिहास आएगा, मध्यकालीन भारत का इतिहास आएगा और आधुनिक भारत का इतिहास आएगा। अब हम विस्तार से आपको बताएंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में और ऐतिहासिक काल के बारे में। सभ्यताओं को पढ़ने से पहले आपको इन चीजों को याद रखना है। यहां से सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जो चीज एग्जामिनर की नजरों से बच रही है, जिसको आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिसको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, समझ लेना अब परीक्षा में वही चीज आने वाली है। तो आपको उन चीजों पर ध्यान देना जिसको अन्य विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे हो। जब आप दूसरे से अलग करेंगे सफलता तभी मिलेगी। तो उसके बाद हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की
कि प्रागैतिहासिक काल में मानव का जो विकास था वो कैसे हुआ था। पाषाण युग की बात करते हैं इसमें हम, तो आगे हम बात करते हैं पाषाण काल। प्रागैतिहासिक युग में जो काल था वो मुख्य रूप से था कौन सा काल? पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब मानव ने किसका प्रयोग किया था? पत्थर का प्रयोग किया था। तो पाषाण काल हम बात करते हैं अब पाषाण काल, और पाषाण काल का संबंध सीधा सीधा किससे है? प्रागैतिहासिक काल से। पाषाण काल, तो पाषाण काल में पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पत्थर का उपयोग। मानव किसका उपयोग कर रहा है? पत्थर का उपयोग कर रहा है। पत्थर के ही क्या बनाए जा रहे हैं? औजार और हथियार बनाए जा रहे हैं। इस पाषाण काल को हम बांट देंगे 3 भागों में। पाषाण काल का विकास 3 भागों में हुआ है और इन्हीं क्रमिक रूप से मानव ने विकास किया है। तो पाषाण काल में सबसे पहले आता है पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, पाषाण काल या पैलियोलिथिक एज, इसके इंग्लिश याद रख लेना, पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज। तो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल या इसे कहते हैं उत्तर पाषाण काल। नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। तो पाषाण काल में किसका उपयोग किया जाएगा? पत्थर का उपयोग किया जाएगा। और पाषाण काल या पैलियोलिथिक एज 3 भागों में बटा है। पुरा पाषाण काल, तो इसमें मानव ने कैसे विकास किया। उसके बाद मध्य पाषाण काल, इससे मानव ने कैसे विकास किया। और उसके बाद है नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। देखो पाषाण काल जो चला है, पाषाण काल कब से और कब तक चला है, और उसमें हम पढ़ेंगे पुरा पाषाण काल कब से लेकर कब तक चला है, मध्य पाषाण काल कब से लेकर कब तक चला है, और नव पाषाण काल कब से लेकर कब तक चला है। तो जो पाषाण काल था, इसका जो टाइम है, इसमें पत्थर का उपयोग किया गया था। यह चला था प्रारंभ से लेकर और यह चला था 3500 ईसा पूर्व तक। प्रारंभ से लेकर और 3500 ईसा पूर्व तक चला था कौन सा काल? पाषाण काल। और पाषाण काल में हम पढ़ेंगे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आपको मैंने बताया था कि जो प्रागैतिहासिक काल था, प्रागैतिहासिक काल प्रारंभ से लेकर और 3000 ईसा पूर्व तक चला था, और यह चला है प्रारंभ से लेकर और उसी के आसपास है 3500 ईसा पूर्व। अब इसमें हम बात करते हैं पुरा पाषाण काल की। तो पुरा पाषाण काल चला है प्रारंभ से लेकर वही 2.5 लाख वर्ष पहले, प्रारंभ से लेकर, और यह चला है 10,000 ईसा पूर्व या BC तक। प्रारंभ से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक चला है पुरा पाषाण काल। अब देखिए उसके बाद है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल चला है 10,000 BC से लेकर और 6,000 BC तक। 10,000 ईसा पूर्व से लेकर और 6,000 ईसा पूर्व तक है मध्य पाषाण काल। उसके बाद है नव पाषाण काल, और नव पाषाण काल चलेगा 6,000 BC से लेकर और कब तक? 3500 BC तक। तो 6,000 ईसा पूर्व से लेकर और 3500 ईसा पूर्व तक चल रहा है नव पाषाण काल। तो ये इनका विभाजन है। पाषाण काल प्रारंभ से लेकर 3500 तक चला है, और इसी पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांट दिया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल प्रारंभ से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक चला है। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 तक चला है, और नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल 6,000 से लेकर 3500। अब हम बात करेंगे कि मानव ने इन समय में कैसे कैसे विकास किया। तो यदि हम पुरा पाषाण काल की बात करें, तो जो पुरा पाषाण काल है, यदि हम देखते हैं राजस्थान में कुछ नदियां हैं, चंबल, बामनी, गंभीरी, बेडच। चंबल, बामनी, गंभीरी, बेडच आदि नदियों की घाटियों में, आदि ये जो नदियां हैं इनकी घाटियों में प्रस्तर युगीन मानव निवास करता था।
प्रस्तर युगीन मानव निवास करता था। अध्ययन जब हमें किया है, जब इनका हमने अवशेषों का पता लगाया है, तो हमें पता चला है कि प्रारंभ से लेकर और 10,000 ईसा पूर्व तक जो चंबल, बावनी, गंभीरी और बेडस नदियां हैं, इन नदियों की घाटियों में प्रस्तर युगीन मानव निवास करता था। इनके हमें अवशेष मिले हैं। तो प्रस्तर युगीन मानव पाषाण काल में जब निवास करता था, तो चंबल, बावनी और गंभीरी, बेडस नदियों की घाटियों में वो अपना साक्ष्य छोड़कर गया है और उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हमने पता लगाया है। तो इन नदी की घाटों में निवास करता था। इसी समय मानव क्या करेगा? पाषाण। तो क्या करेगा वो? पत्थर के हथियार एवं औजारों का उपयोग, पत्थर के हथियारों एवं औजारों का उपयोग किया है मानव ने। पत्थर के हथियार एवं औजारों का उपयोग करता था। अब देखो, जब वो पत्थर के हथियार और औजारों का उपयोग करता था, ये मानव था, पूरी तरह आदि मानव था। इसका कोई स्थायी निवास नहीं था, कहीं इसका घर नहीं था। मानव इस समय आखेटक और खाद्य संग्राहक था। आखेटक और खाद्य संग्राहक का मतलब है शिकार करता था और खाता था, मस्त रहता था। आज यहाँ, कल वहां, आज इस जंगल में, कल उस जंगल में, आज इस गुफा में, कल उस गुफा में। उसका कोई स्थायी निवास नहीं था। मानव पूरी तरह घूमता था, जंगलों में भटकता था। तो इस समय मानव इंपॉर्टेंट है, इस समय मानव कैसा था? मानव आखेटक। आखेटक का मतलब होता है वो शिकार करता था। इस समय का मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। आखेट करता था, शिकार करता था और अपने लिए खाद्य वस्तुएं इकट्ठा करता था। अब यही आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। तो पुरापाषाण काल में जो मानव है वो आखेटक था, यानी वो शिकार करता था और शिकार करके अपने लिए खाद्य इकट्ठा करता था। और तो इस समय मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। अब दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में। तो राजस्थान संदर्भ में हमसे वो पूछेगा कि निम्न में से कौन सा स्थल पुरापाषाण कालीन स्थल है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में कौन कौन से स्थल पुरापाषाण कालीन स्थल हैं, कौन कौन से स्थल मध्यपाषाण कालीन स्थल हैं और कौन कौन से स्थल नवपाषाण कालीन स्थल हैं। किन किन स्थानों से हमें पुरापाषाण काल के अवशेष मिले हैं, किन किन स्थानों से हमें मध्यपाषाण काल के अवशेष मिले हैं और किन किन स्थानों से हमें नवपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। तो अब हम बात करते हैं राजस्थान के पुरापाषाण कालीन स्थल। ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के पुरापाषाण कालीन स्थल। ये कई बार यहां से सवाल पूछा गया है। आपके वो 2 स्थल दे देगा या 4 स्थल दे देगा और पूछ लेगा कि ये स्थल किस काल से संबंधित हैं। तो राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है राजस्थान के पुरापाषाण कालीन स्थल। तो देखिए, राजस्थान के जो पुरापाषाण कालीन स्थल हैं वो है ढिंगरिया। ढिंगरिया, और ढिंगरिया स्थित है जयपुर में। ढिंगरिया जयपुर में है। उसके बाद है डीडवाना, ये सबसे पुराना पुरापाषाण कालीन स्थल है, सबसे प्राचीन पुरापाषाण कालीन स्थल है राजस्थान का। डीडवाना और जायल, और डीडवाना और जायल स्थित है नागौर में। डीडवाना और जायल कहाँ स्थित है? नागौर में। ढिंगरिया स्थित है कहाँ? जयपुर में। उसके बाद है भानगढ़। भानगढ़, और भानगढ़ कहाँ स्थित है? भानगढ़ स्थित है जयपुर में। उसके बाद है इंद्रगढ़। इंद्रगढ़, और इंद्रगढ़ है बूंदी में। उसके बाद है बैराट, और बैराट स्थित है जयपुर में। उसके बाद है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा स्थित है बाड़मेर में। तिलवाड़ा स्थित है बाड़मेर में। उसके बाद है हमीरपुर। हमीरपुर और बीगौद। हमीरपुर और बीगौद, और हमीरपुर और बीगौद स्थित है भीलवाड़ा में। तो ये है राजस्थान के प्रमुख पुरापाषाण कालीन स्थल हैं। देख ले कौन कौन से हैं। ढिंगरिया, ढिंगरिया जयपुर में है। डीडवाना और जायल, डीडवाना और जायल नागौर में है। भानगढ़, भानगढ़ जयपुर में है। इंद्रगढ़, इंद्रगढ़ बूंदी में है। बैराट, बैराट जयपुर में है। तिलवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर में है। हमीरपुर और बीगौद, और हमीरपुर और बीगौद भीलवाड़ा में। अब यहीं से कोई 2, 3,
3, 4 या एक स्थल का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये कौन सा स्थल है, पुरापाषाण कालीन है कि मध्य पाषाण कालीन है कि नव पाषाण कालीन है। तो ये था देखो दोस्तों पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल चला है प्रारंभ से लेकर और 10,000 ईसा पूर्व तक। पुरापाषाण कालीन मानव के जो अवशेष हैं वो चंबल, बामनी, गंभीरी, बेडज आदि नदियों की घाटों में हमें मिले हैं। ये जो मानव था इसने प्रस्तर युगीन, ये पाषाण युगीन मानव था। पत्थर के हथियारों और औजारों को इसने उपयोग किया था। इसका जो मुख्य पेशा था ये था आखेटक और खाद्य संग्राहक। ये शिकार करके अपनी खाद्य वस्तुएं प्राप्त करता था। और राजस्थान के यदि हम पुरापाषाण कालीन स्थलों की बात करें तो ढिंगरिया जयपुर, डीडवाना और जायल नागौर में है। भानगढ़ जयपुर, इंद्रगढ़ बूंदी भानगढ़ अलवर, अजबगढ़ भानगढ़ अलवर, इंद्रगढ़ बूंदी, बैराठ जयपुर, तिलवाड़ा बाड़मेर, हमीरपुर और बीगौद भीलवाड़ा। तो ये है स्थल पुरापाषाण कालीन। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल का मतलब क्या होगा? मध्य पाषाण काल का मतलब यह होगा कि इस समय मानव पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच में इस समय मानव पत्थर के औजारों का उपयोग कर रहा है। ये जो इसके औजार है ना, पत्थर के औजार, ये भोंटे हैं, ये नुकीले नहीं है। इनमें निम्न औजार आते हैं जैसे हस्त कुठार, चॉपर चापिंग, हैंड एक्स, ये थे हथियार इसके। हस्त कुठार, चॉपर चापिंग, हैंड एक्स, ये भोंटे थे। अब क्या करेगा ये मध्य पाषाण काल में? धीरे धीरे मानव जो विकास करेगा तो जो ये हथियार है पत्थर के, इनको ये क्या करेगा? नुकीला करना शुरू कर देगा। अब नुकीला करना शुरू कर देगा तो मध्य पाषाण काल आएगा 10,000 से और 6,000 ईसा पूर्व तक। इस समय क्या होगा देख दोस्तों, एक नदी है लूनी और इसकी जो सहायक नदियां हैं, लूनी एवं इसकी सहायक नदियों की जो घाटियां हैं, वहां हमें मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है लूनी एवं इसकी जो सहायक नदियां हैं, इनकी घाटियों में हमें मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल 10,000 से चला है 6,000 तक। अब देखो यहां मानव क्या करेगा? वो करेगा कि पत्थर के औजारों को नुकीला करना शुरू कर देगा। पत्थर के औजारों को नुकीला करना शुरू कर देगा। और इसमें जो पत्थर के औजार आएंगे अब बदल जाएंगे नाम। यहां थे हैंड एक्स, चॉपर चापिंग, हस्त कुठार, और यहां आ जाएगा स्क्रैपर पॉइंट्स आदि जो हथियार हैं। और ये हथियार कैसे हैं? नुकीले एवं हल्के औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था मानव ने। कब? मध्य पाषाण काल में। और मध्य पाषाण काल की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि मध्य पाषाण काल में मानव ने शुरू कर दिया था पशुपालन। जिन पशुओं को पहले ये मारकर खाता था, पुरापाषाण काल में इसका काम ही था आखेटक और खाद्य संग्राहक। अब क्या कर देगा? इस काल की जो महत्वपूर्ण चीज है वो है पशुपालन का प्रारंभ। और मध्य पाषाण काल में मानव पशु पालने लग जाएगा और उसका क्या हो जाएगा? अब देखो पशुपालन प्रारंभ कर देगा। अब इस समय ये क्या था? आखेटक और खाद्य संग्राहक था, मतलब इसका कोई ठिकाना नहीं था। अब जब इसने पशुपालन प्रारंभ कर दिया तो अब मानव क्या करेगा? टिक कर रहने लगेगा। पशु पालेगा तो सीधी सी बात है उसका दूध भी निकालेगा, उसको चारा भी खिलाएगा, तो वो रुक कर रहने लगेगा। यह तो नहीं है कि पशु को वो जंगल आज यहाँ ले गया कल वहां ले गया, नहीं, अब वो टिक कर रहने लगेगा। इस समय वो घुमक्कड़ था। इस समय मानव का जो जीवन था वो घुमक्कड़ था, वो घूमता रहता था, यायावर जीवन था उसका। लेकिन जब मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हो जाएगा तो मानव क्या करेगा? टिक कर रहना शुरू किया। इसका मतलब क्या है? स्थायी निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहां से हमें किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? स्थायी निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जब वो पशुपालन प्रारंभ कर देगा तो वो टिक कर रहने लगेगा। और जो इंपॉर्टेंट चीज है आपसे ये पूछेगा कि राजस्थान में पशुपालन के साक्ष्य मिले कहां से? हम कह तो रहे हैं कि मध्य पाषाण काल में मानव ने पशु पालना शुरू कर दिया था, लेकिन कोई ये पूछेगा कि पता कहां से लगता है? तो एक जगह है बागौर, और बागौर है भीलवाड़ा में।
ये सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना होगा कि राजस्थान में सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बागौर भीलवाड़ा से। पशुपालन के साक्ष्य बागौर भीलवाड़ा से प्राप्त हुए हैं और किस काल में प्राप्त हुए हैं? मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। तो मध्य पाषाण काल में मानव स्क्रैपर और पॉइंट्स जैसे नुकीले और हल्के हथियारों का प्रयोग कर देगा। लूनी नदी के आसपास के साक्ष्य मिलेंगे हमको। और इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पशुपालन का प्रारंभ। जैसे ही पशुपालन का प्रारंभ होगा मानव स्थायी रूप से रहने लग जाएगा, टिक्का रहने लगेगा वो। और राजस्थान में पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो कहां से मिले हैं? बागौर भीलवाड़ा से। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख मध्य पाषाण कालीन स्थलों की कि कौन कौन से स्थल हैं। जैसे इसमें हमने बात की थी पुरापाषाण कालीन स्थलों की, ऐसे से हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख मध्य पाषाण कालीन स्थल। यहां से आता है सवाल, आपको एक स्थल का नाम दे देगा और पूछ लेगा ये स्थल किस काल से संबंधित है। तो राजस्थान के प्रमुख मध्य पाषाण कालीन स्थल, राजस्थान के प्रमुख मध्य पाषाण कालीन स्थल। तो सबसे पहला तो यही स्थल है बागौर, और बागौर आपको पता है भीलवाड़ा में है। बागौर की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? महत्वपूर्ण विशेषता पशुपालन के साक्ष्य। दोस्तों एक बात आप याद रखना कि जब क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन चाहे वो सरल हो, लेकिन आजकल उसका जो ऑप्शन है वो इस प्रकार सेट किया जाता है कि उसमें अंतर करना बहुत ही कठिन होता है। जब आपसे ये पूछेगा ना वो कि राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तब ध्यान रखना बागौर भी देगा और बीगौद भी देगा, दोनों देगा वो। बागौर भीलवाड़ा में और बीगौद भीलवाड़ा में 50% बच्चे यही गलत करके आएंगे उसको, ठीक है। अगर आप ध्यान से पढ़कर नहीं गए तो वहां बागौर और बीगौद दोनों में कंफ्यूजन होगा कि बागौर था कि बीगौद था। ध्यान रखना बीगौद पूरी तरह अलग है, बीगौद पुरापाषाण कालीन स्थल है। बागौर पूरी तरह अलग है, बागौर मध्य पाषाण कालीन स्थल है। तो पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिलेंगे? बागौर से मिलेंगे, ना कि बीगौद से। तो बागौर भीलवाड़ा, उसके बाद तिलवाड़ा। अब दोस्तों आप ध्यान रखना कई स्थल ऐसे हैं जो प्रत्येक काल में आएंगे, या दो से अधिक कालों में आएंगे, 3 कालों में आएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही स्थान से एक से अधिक सभ्यताओं से या एक से अधिक कालों के साक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं। जैसे दर है, दर कहां है? दर भरतपुर में है, तो दर से कई कालों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उससे पूछा तिलवाड़ा है, तिलवाड़ा यहां भी है, यहां भी है, एक आदमी और आएगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो एक स्थान है वो कई कालों में आपको मिल सकता है। तो बागौर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, बाड़मेर। इसके बाद हम बात करते हैं दर्रा, और दर्रा आपको पता होगा दर्रा कहाँ है? कोटा में। इसके बाद हम बात करते हैं हरसौरा और सामधा, और हरसौरा और सामधा स्थित हैं अलवर में। हरसौरा और सामधा है अलवर में। इसके बाद है बैराट, और बैराट स्थित है जयपुर में। तो ये राजस्थान के कौन से स्थल हैं? मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं। यहां से हमें मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट स्थल है, इनका आपको याद रखना होगा। तो ये था मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कि इस काल में पशुपालन का प्रारंभ हो गया था। इसी प्रकार पुरापाषाण काल की महत्वपूर्ण विशेषता कि डीडवाना नागौर में सबसे पुराना पुरापाषाण कालीन स्थल है और यहाँ मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक था। इसके बाद हम बात करते हैं नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल की। देखिए दोस्तों, जब मानव जैसे ही मध्य पाषाण काल से और नवपाषाण काल में आया था तो इसको एक इतिहासकार या एक विद्वान गार्डन चाइल्ड ने इसको क्रांति कहा था। क्रांति इसको इसलिए कहा था गार्डन चाइल्ड ने कि देखो मध्य पाषाण काल से जब मानव ने प्रवेश किया है नवपाषाण काल में तो उसकी स्थिति पूरी तरह बदल गई थी। यहां हमें केवल और केवल पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन नवपाषाण काल में मानव पशुपालन के साथ साथ कृषि का भी प्रारंभ कर देगा। और जब कृषि का प्रारंभ कर देगा तो जो मानव पुरापाषाण काल में घुमक्कड़ था, यहां थोड़ा टिक्का रहने लगा, अब यहां वो पूरी तरह टिक्का रहने लग जाएगा। सबसे पहले यदि हम राजस्थान के साथ साथ पूरे भारत की बात करें
तो पूरे भारत में सबसे पहले जो मानव का स्थायी निवास था, मानव जो बस्ती बनाकर रहने लगा था, वो किस काल में रहने लगा था? नवपाषाण काल में ही रहने लगा था। तो भारत में सबसे पहले बस्ती के जो प्रमाण मिले, मेहरगढ़ वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। तो सबसे पहले जो मानव बस्ती के साक्ष्य मिले हैं वो मेहरगढ़ में मिले हैं। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो मानव के जो बस्ती के साक्ष्य हैं वो मिले हैं नवपाषाण काल में। और इस काल में पशुपालन के साथ साथ किसका प्रारंभ हो जाएगा? कृषि का। और कृषि का जैसे ही प्रारंभ होगा मानव स्थायी रूप से रहने लग जाएगा। तो नवपाषाण काल चला है 6000 से लेकर और 3500 ईसा पूर्व तक। गार्डन चाइल्ड ने इसको क्या कहा है? क्रांति कहा है। मैं यहां लिख देता हूं, याद रखना, मानव ने जैसे ही प्रवेश किया है मध्यपाषाण काल से नवपाषाण काल की ओर, तो गार्डन चाइल्ड ने इसको कहा है क्रांति। गार्डन चाइल्ड ने इसको क्या कहा है? क्रांति कहा है। तो नवपाषाण काल में क्या होगा? नवपाषाण काल में महत्वपूर्ण चीज क्या? इस काल में क्या प्रारंभ हो गया? कृषि का प्रारंभ। और फिर वही कि सबसे पहले कृषि का साक्ष्य कहां मिला है? राजस्थान में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिले हैं? तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी कहां मिले हैं? बागौर में मिले हैं। और बागौर कहां है? बागौर भीलवाड़ा में है। पशुपालन के साक्ष्य भी कहां मिले हैं? बागौर भीलवाड़ा में। और कृषि के साक्ष्य भी कहां मिले हैं? बागौर भीलवाड़ा में। उसके बाद हम नवपाषाण काल के मानव की बात करते हैं। तो मानव कैसे रहेगा? अब स्थायी रूप से। मानव स्थायी रूप से रहने लग गया। जब स्थायी रूप से रहेगा तो मानव बस्तियों के साक्ष्य मिलेंगे। तो हमें किसके साक्ष्य मिलेंगे? मानव बस्तियों के साक्ष्य। यहां से हमें मानव बस्तियों के साक्ष्य मिलेंगे। और मानव बस्तियों के साक्ष्य हम भारत की बात करें सबसे पहले मिला था मेहरगढ़ में। तो मानव बस्तियों के साक्ष्य मिलेंगे। मानव पूरी तरह स्थायी रूप से रहेगा। मानव पूरी तरह स्थायी रूप से रहेगा। तो कृषि का प्रारंभ हो गया था नवपाषाण काल में। इसके बाद हम बात करते हैं कि राजस्थान के प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं। यहां से भी सवाल आता है कि राजस्थान के प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल, आपसे 4 ऑप्शन में पूछ लेगा कि निम्न में से नवपाषाण कालीन स्थल को छांटिए। तो राजस्थान के प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल, राजस्थान के प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल, राजस्थान के प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल। तो सबसे पहले नवपाषाण कालीन स्थल में क्या आ जाएगा? बागौर। और बागौर कहाँ है? भीलवाड़ा में। उसके बाद आ जाएगा तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा कहाँ है? तिलवाड़ा कहाँ है? तिलवाड़ा है बाड़मेर में। उसके बाद यदि हम नवपाषाण कालीन स्थलों की बात करें तो नवाघाट और भैंसरोडगढ़। नवाघाट और भैंसरोडगढ़ कहाँ है? नवाघाट और भैंसरोडगढ़ हैं चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद आ जाएगा दर कहाँ है? दर है भरतपुर में। दर है भरतपुर में। तिलवाड़ा बाड़मेर। बागौर कहाँ है? भीलवाड़ा में। नवाघाट और भैंसरोडगढ़ ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद सीकर की कई जगह हैं जहां हमें किसके साक्ष्य मिले हैं? नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले। तो बात कर रहे थे नवपाषाण कालीन स्थलों की। तो बागौर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, बाड़मेर, नवाघाट और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। दर, भरतपुर, सीकर के कुछ स्थल हैं। भरणी, इसके बाद है भरणी और भरणी है टोंक में। इसके बाद है समदड़ी है बाड़मेर में। भरणी, टोंक, समदड़ी, बाड़मेर। उसके बाद है पाली में भी नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भरणी, टोंक, समदड़ी, बाड़मेर। उसके बाद है हमीरगढ़ और जहाजपुर हैं भीलवाड़ा में। तो ये राजस्थान के प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल हैं। भरणी, टोंक, समदड़ी, बाड़मेर, पाली, हमीरगढ़ और जहाजपुर, भीलवाड़ा, बागौर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, बाड़मेर, नवाघाट, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, दर, भरतपुर और सीकर के कुछ स्थल। तो दोस्तों ये था पाषाण काल। पाषाण काल प्रारंभ से लेकर और 3500 ईसा पूर्व तक चला है, पैलियोलिथिक एज। और पाषाण काल में मानव ने
तीन कालों में क्रमिक रूप से विकास किया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल से मानव आया है मध्य पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल से आया है नवपाषाण काल में। इस तरह से मानव का विकास हुआ है एक काल से दूसरे काल में। हर काल में मानव ने अपना क्रमिक विकास किया है। इसमें पत्थर के औजार थे, भोंटे थे, इसमें उसने क्या कर दिया, उनको नुकीला कर दिया। यहाँ वो आखेटक था, खास संग्राहक था, यहाँ उसने पशु पालना शुरू कर दिया और यहाँ कृषि शुरू कर दी। यहाँ वो घुमक्कड़ था, यहाँ थोड़ा रुका और यहाँ पूरी तरह रुकने लग गया। इसके बाद हम बात करते हैं पाषाण काल, और पाषाण काल में प्रयोग हुआ था पत्थर का। इसके बाद आएगा ताम्र पाषाण काल, और ताम्र पाषाण काल में प्रयोग होगा तांबे का, और उसके बाद आएगा लोह काल या लोह युग, और उसमें प्रयोग होगा लोहे का। तो अब हम बात करते हैं अगला पाषाण काल की, ताम्र पाषाण काल की और लोह युग की, कि मानव ने पत्थर का उपयोग कैसे किया, उसके बाद तांबे का उपयोग कैसे किया और उसके बाद लोहे का उपयोग कैसे किया। तो अब हम बात करते हैं पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और लोह युग। पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और लोह युग। देखो ये है पाषाण काल, और पाषाण काल मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। अभी पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांट दिया था। पाषाण काल के बाद आया है ताम्र पाषाण काल, और ताम्र पाषाण काल के बाद आया है लोह युग। इसके बाद आया है लोह युग। तो पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और लोह युग। अब इसमें हम बात करेंगे कि मानव ने पाषाण काल में कैसे विकास किया, ताम्र पाषाण काल में कैसे विकास किया और लोह युग में कैसे विकास किया। देखो पाषाण काल में मानव ने प्रयोग किया था पत्थर का। ताम्र पाषाण काल में मानव प्रयोग करेगा तांबे का, और लोह युग में मानव प्रयोग करेगा लोहे का। इस प्रकार मानव विकास कर रहा है, धातुओं का उपयोग करना सीख रहा है। वो पाषाण काल मैंने अभी बताया है आपको, पाषाण काल चला था प्रारंभ से लेकर और 3500 BC तक। उसके बाद ताम्र पाषाण काल चला था 3500 BC से और 1200 BC तक। उसके बाद लोह युग, और लोह युग चलेगा 1200 BC के बाद, 1200 ईसा पूर्व के बाद चलेगा क्या, लोह युग। अब हम पाषाण काल में पत्थर का उपयोग किया है, ताम्र पाषाण काल में तांबे का और लोह युग में लोह का। अब हम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के कौन कौन से पाषाण कालीन स्थल हैं। तो राजस्थान के प्रमुख पाषाण कालीन स्थल, तो देखो कहाँ कहाँ से पाषाण कालीन स्थल मिले हैं। तो दर है भरतपुर में, उसके बाद बागौर, और बागौर है भीलवाड़ा में, उसके बाद तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा है बाड़मेर में। इन स्थलों से हमें मिले हैं पाषाण काल के साक्ष्य। तो राजस्थान के पाषाण काल स्थल कौन कौन से हैं, दर भरतपुर में है, बागौर भीलवाड़ा में और तिलवाड़ा बाड़मेर में। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख ताम्र युगीन स्थल, राजस्थान के प्रमुख ताम्र युगीन स्थल। और जो राजस्थान के ताम्र युगीन स्थल हैं वो हैं चीथवाड़ी, किराडोत, चीथवाड़ी, किराडोत, नंदलालपुरा और जोधपुरा। ये चारों स्थल हैं जयपुर में। चीथवाड़ी, किराडोत, नंदलालपुरा और जोधपुरा ध्यान रखना जयपुर में है, जोधपुर में नहीं है। यहाँ से कई बार दोस्तों सवाल पूछा जाता है, आपको इधर तो दे देगा वो ताम्र पाषाण कालीन स्थल और इधर दे देगा कि ये कहाँ स्थित है और कह देगा आपको सम्मिलित करो। तो पता होना चाहिए कि दर कहाँ है, तिलवाड़ा कहाँ है, चीथवाड़ी कहाँ है। ये तो पूछ लिया गया एक बार जोधपुरा, तो जोधपुरा के सामने था जोधपुर, वो गलत था, जोधपुरा जयपुर में है। तो ताम्र युगीन स्थल हैं चीथवाड़ी, किराडोत, नंदलालपुरा और जोधपुरा कहाँ हैं, ये जयपुर में है। उसके बाद है पलाना, और पलाना है जालौर में।
पलाना है जालौर में। उसके बाद है सेवणिया, सेवणिया और पुंगल, सेवणिया और पुंगल, और सेवणिया और पुंगल है कहाँ? बीकानेर में। उसके बाद है आहड़ और बालाथल, और आहड़ और बालाथल, आहड़ और बालाथल स्थित है उदयपुर में। आहड़ और बालाथल कहाँ स्थित है? उदयपुर में। आहड़ और बालाथल स्थित है उदयपुर में। उसके बाद है कोल माहौली, ये आया हुआ सवाल है, कोल माहौली, कोल माहौली है सवाई माधोपुर में। ये डायरेक्ट पूछा गया था कि कोल माहौली कहाँ स्थित है, तो कोल माहौली है सवाई माधोपुर में। उसके बाद है मल्लाह, और मल्लाह स्थित है भरतपुर में, मल्लाह भरतपुर में है। उसके बाद है बूढ़ा पुष्कर, और बूढ़ा पुष्कर स्थित है अजमेर में, बूढ़ा पुष्कर, और बूढ़ा पुष्कर है अजमेर में। तो ये राजस्थान के महत्वपूर्ण ताम्र युगीन स्थल हैं। चीथवाड़ी, कराडौत, नंदालपुरा और जोधपुरा जयपुर में है। पलाना जालौर में है। सेवणिया और पुंगल बीकानेर में है। आहड़ और बालाथल उदयपुर में है। कोल माहौली सवाई माधोपुर में है। मल्लाह भरतपुर में है, और बूढ़ा पुष्कर अजमेर में है। यहाँ से कई बार सवाल पूछे गए हैं। इन स्थलों की आपको लोकेशन याद रखनी होगी कि ये स्थल स्थित कहाँ है। अब हम बात करते हैं लोह युग की। लोह युग मतलब लोहे का प्रयोग होगा, तो राजस्थान के प्रमुख लोह युगीन स्थल, राजस्थान के प्रमुख लोह युगीन स्थलों की बात करें तो नोहो, और नोहो है भरतपुर में, नोहो भरतपुर। उसके बाद है सुनारी, और सुनारी स्थित है झुंझुनू में। तो नोहो कहाँ स्थित है? भरतपुर में। सुनारी, सुनारी कहाँ स्थित है? सुनारी है झुंझुनू में। और इन स्थलों पर जो किसका प्रयोग होता था? लोहे का प्रयोग होता था। तो लोह युगीन स्थलों की यदि हम बात करें तो नोह, नोह है भरतपुर में। उसके बाद है सुनारी, और सुनारी स्थित है झुंझुनू में। तो ये था लोह युग, ये था ताम्र युग, और ये था पाषाण युग। इनके बारे में आपको याद रखना होगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण पाषाण युगीन स्थल हैं, कौन कौन से राजस्थान के महत्वपूर्ण ताम्र युगीन स्थल हैं, और कौन कौन से राजस्थान के महत्वपूर्ण लोह युगीन स्थल हैं। लोह युगीन स्थल का मतलब जहाँ क्या मिला है? लोहा मिला है। जैसे यदि हम सभ्यताओं में पढ़ेंगे कि कांस्य युगीन सभ्यताएं कौन कौन सी हैं, हम जब सभ्यताएं पढ़ेंगे तो सभ्यताओं को भी हम बांटेंगे कि ये सभ्यताएं लोह युगीन सभ्यताएं थी, ये सभ्यताएं कांस्य युगीन सभ्यताएं थी, ये सभ्यताएं ताम्र युगीन सभ्यताएं थी। तो आपसे पूछ लेगा, ये आपसे वो पूछ लेगा कि निम्न में से ताम्र युगीन सभ्यता को छांटिए, निम्न में से लोह युगीन सभ्यता को छांटिए। तो नोह, भरतपुर, सुनारी, झुंझुनू, इसमें हो जाएगा रेड, ये मैंने आपको बताया था, रेड, नगर, नैनवा। रेड, नगर और नैनवा कहाँ है? रेड, नगर और नैनवा टोंक में है। आपको पता होगा रेड 3075 चांदी की मुद्राएं मिली थी, इस कारण इसको प्राचीन भारत का क्या कहा था हमने? टाटा नगर कहा था। तो रेड, नगर, नैनवा कहाँ है? टोंक में। उसके बाद आ जाएगा चक 84, ये पूछा गया है, चक 84 और तरखान वाला डेरा, चक 84 और तरखान वाला डेरा, और चक 84 और तरखान वाला डेरा कहाँ है? श्री गंगानगर में है। तो ये महत्वपूर्ण है लोह युगीन स्थल। तो दोस्तों सभ्यताओं को पढ़ने से पहले आपको इन पर अपनी समझ विकसित करनी होगी, तब जाके आप सभ्यताओं को ध्यानपूर्वक पढ़ पाओगे। आप कांस्य युग का, लोह युग का, इनका मतलब समझ पाओगे कि मानव ने कब कौन से मृद भांडों का प्रयोग किया था, कब वो उन मृद भांडों पर पॉलिश करता था, कब या किस सभ्यता में मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था, कब वो घुमक्कड़ था, कब उसने पशुपालन का प्रारंभ किया था। तो सभ्यताओं की जो समझ विकसित करनी है वो समझ हमें यहाँ से विकसित करनी होगी। और ये जो स्थल है ऐसे आपको सभ्यताओं में पूछा जाएगा कि निम्न में से लोह युगीन सभ्यता छांटिए, कांस्य युगीन छांटिए, ताम्र युगीन छांटिए। और ऐसे ही आपसे पूछेगा कि प्रापाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं, प्रापाषाण काल की विशेषताएं क्या क्या थी, मध्य पाषाण काल की विशेषताएं क्या थी। तो इनको समझने से पहले हम अगले वीडियो में आपको राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताओं का अध्ययन कराएंगे, जिसमें हम विभिन्न सभ्यताओं को पार्ट वाइज बांटकर लोह युगीन, ताम्र युगीन, कांस्य युगीन के आधार पर उनका वर्गीकरण करके उनका हम आपको विस्तार से अध्ययन कराएंगे। धन्यवाद।